जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी आपके बीच और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज मैं नाल पर एक लेसन लेके आया हूँ, झपताल। झपताल का जो वादन है एक ढोलक पर मैंने डाला है और एक नाल से मैं डाल रहा हूँ। इसका जो वादन है वो बहुत ही मध्य लय का ही वादन होता है। मध्य लय में ही अधिकतर ये झपताल का प्रयोग किया जाता है। झपताल 10 मात्रे का होता है, 4 विभाग है, इसमें 3 ताली और 1 खाली है। ये सारी बातें आपको किताबों में लिखी हैं, हर जगह हैं। आज जो ठेका का जो स्वरूप है, इसका मूल ठेका का स्वरूप जो है धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी, ये है मूल ठेका। लेकिन मैं जो आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ वो धी नाना धी धाधिन धी ना ती नाना धी धाधिन धी ना धी नाना धी धाधिन धी ती नाना धी धाधिन धी, उसी का एक प्रकार है, एक रूप है जो मूल ठेका से जो रूप है उसी का एक प्रकार है। और आप देखें, इसको समझें। खास करके जो अधिकतर मैं बोला करता हूँ अब कि मैं लेसन शुरू करूँ उससे पहले आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिकतर लोगों ने फ़ोन किया है, मुझे अक्सर लोग बात करते हैं कि ये सर ऐसा नाल आपको जहाँ भी मिले तो मुझे आप दें। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली मैं साज़बाज का या वाद्य यंत्र बेचने का काम नहीं करता हूँ। जहाँ से आपको नज़दीकी आपको जहाँ भी मिलता है, हाँ, इस अंग का नाल अब बहुत कम मिलता है। ऊपर का स्याही का नाल तो अब बहुत कम ही शायद ही लोग बजाते हैं, बहुत कम लोग बजाते हैं। लेकिन जो हमारे अपने घराने का जो हम लोगों ने शुरुआत करी है इसकी, जैसे नीचे में रख के बजाना बिठा पर, या बाएं का, या कुछ बोल का, तबले समूह का, जो धीरे धीरे परिवर्तन होता है हर चीज़ में हुआ। पंजाब घराने में जो पखावज के बोल थे उसको परिवर्तित करके तबले पर बजाया गया, या तबला जब भी बना जब भी बजा तो पखावज के बोलों को ही थोड़ा बहुत इधर उधर करके उस पर बजाने योग्य बनाया गया और अब खूब बज रहे हैं। तो ये तबला और ढोलक के बीच का चीज़ है। तो ऐसा चूँकि मिलता नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि यदि कहीं मिला दिखाई पड़ा मुझे तो मैं ज़रूर खरीदने की कोशिश करूँगा और उन लोगों तक कोशिश करूँगा कि वो ले लें उसको। और जो मेरे ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं उसमें नाल के भी अच्छे खासे स्टूडेंट हैं और ढोलक के भी हैं, लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग बाहर से भी हैं। तो अच्छा लगता है कि हमारे जो वादन शैली है, मेरा जो वादन शैली है स्पेशली, मैं किसी इस तरह का वादन शैली जो किताबों में है या उससे थोड़ा हटके अपनी शैली जो हमारी है, उस सब कुछ तो वही ताल होता है, वही वाद्य होता है, वही उसी पर निकालना है। लेकिन अपने अपने घराने होते हैं, कुछ शैलियाँ बदलती हैं तो घराने बदल जाते हैं। तो वही हमारे साथ है कि इसको मैंने ढोलक और तबले के बीच में बना के रखा है, इसीलिए ऊपर के स्याही का प्रयोग होता है। और एक्चुअली मेरा कोई दुकान नहीं है कि मैं आपको खरीद के या वहाँ से आपको प्रोवाइड कराऊँ। बहुत सारे लोग होंगे जो करते होंगे, मुझे ये पता भी नहीं है। आपको नज़दीकी जहाँ भी मिल जाए वहाँ आप ले लें। सीखने के समय थोड़ा सस्ता ही लें, सीखने के बाद बढ़िया आप हो सके तो खरीद लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तब तक कहीं बनता हुआ भी मिल जाएगा। तो आज का जो मेरा लेसन है धी नाना धी धाधिन धी नाती नाना धी धाधिन धी ना, ये मैं बताऊंगा नाल पर और कोशिश करूंगा कि उसका 2-3 गाना मैं बजा के आपको और उस पर इसी ठेका को बजाऊं ताकि आपको बजाने में सहूलियत हो। होता क्या है कि ज़्यादा उठान, ठेका, तिहाई, ये एक उठान है, ठेका है, तिहाई है, इसमें बहुत सारे जो कायदा है, पेशकारा है तबले का, तबले अंग के वादन में बहुत प्रयोग किए जाते हैं इसको। और ध्रुपद धमार में भी इसका ध्रुपद में प्रयोग बहुत ज़्यादा है, झपताल सुलताल के रूप में। सुलताल भी झपता 10 मात्रा का ही होता है। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ धी नाना धी धाधे धी नाती नाना धी धाधिन धी ना, ये उसी का प्रकार है जो मूल है। धी नाना धी धाधिन धी ना, धी के लिए आपको ये जो मिडिल फिंगर और ये जो रिंग फिंगर है मध्यमा नाम का, उसको ये स्याही से थोड़ा सा पहले ऐसे सटा के लगाएंगे
और इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे आप जो कनिष्ठा है उसको उठा के रखें, उठा के नहीं, ये रहेगा यहीं, लेकिन इस पर प्रेशर नहीं रहेगा। चाटी जब भी पड़ता है, या जो लोग ये अंगूठी इसमें छल्ला लगाते हैं तो उसका ये अलग प्रयोग करते हैं, लेकिन धी में ये और बाएं में ग, गे, ग, गे, घ, घे, क सब बजता है। तो ग या गे दोनों लगाते हैं एक साथ, तो धी नाना, ना ना। इसमें थोड़ा सा ये जो रिंग फिंगर है कनिष्ठा, उसको हम लोग ये जो स्याही और लब के बीच का भाग है तबले की तरह उसका प्रयोग होता है। इसके जो टाँकी का प्रयोग है वो तबले की तरह है। नाल में और ढोलकी में बहुत लोगों को ढोलक में समझ ही नहीं आता। मैंने एक चैप्टर इस पर एक लेसन बना के रखा है, नाल और ढोलक ढोलकी में क्या फर्क होता है। नाल और ढोलकी में, ढोलकी लोक वाद्य यंत्र है महाराष्ट्र का, लेकिन जब वहाँ से वो निकला और पूरे देश में तो खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका स्वरूप चेंज हो गया। वहाँ का स्वरूप दूसरा था, स्वरूप चेंज होने से उसकी वादन शैलियाँ, जो बिहार के वादन शैली का प्रभाव या उत्तर प्रदेश का जो लोक वादन शैली है फिल्मी में, या वादन जो बजाने का तरीका है, उसके कारण ये बहुत सारा उसे वेरी कर गया। वो वहाँ के लोक संगीत में बजता है। ये हर तरह के संगीत में प्रयोग हम लोगों ने तो इसे कथक नृत्य से लेके शास्त्रीय संगीत से लेके लोक संगीत हर जगह मैंने इसका खूब भरपूर प्रयोग किया है। पिछले लगभग 1985 से लेके 1985 से लेके अभी तक में शास्त्रीय संगीत हो, लोक नृत्य हो या लोक संगीत हो, शास्त्रीय नृत्य हो, कथक या फिर लाइट म्यूजिक हो, या फिर शास्त्रीय सारे गीतों में, लोकगीत में तो खूब प्रयोग किया। फिल्मी गानों में तो बजता ही है। तो आपको प्रयोग करने पर, हाँ कुछ जो है यदि इसका प्रयोग आप नहीं करते हैं तो साउंड जो आवाज़ आएगा आपको, बहुत लोग ढोलक बजाते बजाते नाल बजाते हैं यही सोच के कि नाल करी लगाने से नाल हो गया, ऐसा नहीं होता है। नाल में स्याही लगने से नाल वो कहलाता है, करी लगाने से नहीं होता। करी तो आजकल ढोलक में भी लोग लगा के मिलाने के कारण कुछ परेशान। नाल में यदि आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो साउंड कभी भी माइक पर बढ़िया नहीं आएगा, ये एक समस्या है। बाएं में अधिकतर लोग अंदर के स्याही का प्रयोग करते हैं जिसे मसाला कहा जाता है, अंदर से। तो हम लोगों के घराने में, या मैंने या हमारे जो पिताजी थे, इन लोगों ने ऊपर के स्याही का प्रयोग किया। इसका इसलिए ये तबला के ज़्यादा करीब आ गया, तबला से ज़्यादा करीबी है। और नाल, ढोलकी, ढोलक सब में काफ़ी अंतर है। इसको वादन शैली से लेके, बनावट से लेके सब में अंतर है, इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है। बहुत लोग सिखा रहे हैं नाल तो करें, ढोलकी को नाल कहा जाता है, नाल को ढोलकी कहा जाता है, तब तो ऐसा स्वरूप है, तब तो पखावज भी कहा जाएगा, तब तो सब कुछ का स्वरूप अलग अलग होता है। मांदल होता है, पखावज होता है, तो दोनों का नाम अलग, दोनों में वो दोनों का बनावट करीब करीब बराबर ही होता है, मांदल का और पखावज का। कभी मृदंग कहा जाता है। तो ये सब बड़ा मैथमेटिकल है और हर लोगों को इस पर अनावश्यक डिस्कशन नहीं करनी चाहिए जब तक कि उनको पूरी जानकारी ना हो। बिना पूरी जानकारी का आप किसी भी चीज़ पर डिस्कशन करते हैं तो उसके स्वरूप को, उसके महत्व को, उसके स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं, उसके महत्व को आप कम कर रहे हैं, उसकी जो श्रेष्ठता है उसी को आप समाप्त कर रहे हैं। तो ये बातें हैं, ये ज़रूरी है कहना सब लोगों को कि इसको आप समझने की कोशिश करें। तो धी नाना धी, धी धी नाना, धी नाना धी धाधी तीना ती नाना धी धाधी नाना धी नाना धी धाधी धीना ती नाना धी धाधी, धी नाना धी धाधी धीना ती नाना धी धाधी धीना, ये बोल है पूर्व। धी नाना धी, तो धी धी नाना धी धा धी धी, धा में ये ता लगेगा इधर और इधर गे, तो धी नाना धी धा धी धी ना, अपिति नाना धी धा धी धी। धी में आप तबले की तरह इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ती ये प्रयोग, ये भी। तो वादन पर ये डिपेंड करता है, आप जितना अधिक उसको बजा सकते हैं, वेरिएशन पैदा कर सकते हैं। सीखने के साथ साथ अभ्यास पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इससे पहले कि मतलब जो जानकारी के अभाव जो है
वो कम ज्ञान, ये बड़ा ही विनाशकारी, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। इंग्लिश में एक कहावत है कि कम जानकारी होना बहुत ही खतरनाक होता है। कि वो ढोलक है तो उसका ये बोल है, ये नाल है तो वो उसका बेल है। पहले तो उसको समझें कि क्यों नाल है, नाम क्यों पड़ा नाल, क्यों आवश्यकता हुई नाल पढ़ने की, क्यों आवश्यकता हुई ढोलक नाम देने की। ढोलक भी कोई ऐसा नहीं है कि जो 1000 बरस से आ रहा है, इसका भी बहुत कम समय पहले उसका प्रादुर्भाव हुआ। आज भी राजस्थान में खूब जो हमारा पारंपरिक शैली है, मैं एक लेसन रखने जा रहा हूँ कुछ दिन के बाद। ये ढोलक की कितनी शैलियाँ आज तक में, जब से ढोलक का प्रादुर्भाव हुआ तब से लेके अभी तक में कितनी शैलियाँ हैं दायां बजाने का और कितनी शैलियाँ हैं बायां बजाने का, वो मैं रखने जा रहा हूँ। अभी फिलहाल आपने देखा धी दादी धी नाना धी दादी धी नाती नाना धी दादी नीना, तो ये है धी नाना धी दादी धी नाती नाना धी दादी धी नाती। ये है, देख लीजिए बढ़िया से, धी नाना धी दादी धी नाती नाना धी दादी धी, ये मूल ठेका है। और अब मैं आपके सामने 2-3 गाना छोटा छोटा रखने जा रहा हूँ, जिसे देखें कि यही ठेका बजाऊंगा उस पर। और इसका जो तिहाई है, उठान है, जब 2-3 लेसन रखने के बाद मैं अक्सर करता हूँ कि 2-3-4 तिहाई और उठान एक साथ रख देता हूँ, ताकि आपको सबको समझने में, बजाने में आसानी हो। तो एक गाना देखिए जो झपताल में है। अभी आप देख रहे थे सावन की रातों में झपताल में था ये गाना, धी धी नाना धी दादी धी नाती नाना धी दादी धी ना। इसमें मैंने बजाया, फिल्मी गाना है, बहुत सारे एक से एक कंपोजिशन है। अभी एक और गाना मैं आपको, फिल्मी गाना हारमोनियम पर, और फिर एक गाना जो रिकॉर्डिंग है छोटी सी एक, क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम होता है, हम बड़ा नहीं बजा सकते हैं, छोटा सा सिर्फ सिखाने के क्रम में मैं उसे रखने जा रहा हूँ। देखिए ये अगला झपताल का गाना। अभी एक हारमोनियम पर बजा के सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, मुकेश जी का गाया हुआ है, और बहुत अच्छा गाना है झपताल में ही। इसके बाद एक गाना और छोटा सा मैं आपके सामने रखूँगा, फिर आज का लेसन में समाप्त करूँगा। आपसे आग्रह है कि अंतिम तक देखें। जो लोग भी बजाते हैं तो ठेका सीखने के बाद इन गानों पर हेडफोन लगा के आप बजाएं ज़रूर, उससे ज़्यादा सुविधा होगी। संगत करने से, अकेले सीखने से दोगुना ज़्यादा फायदा है संगत में बजाने से। इसलिए ये आप गाना सुने, ये भी फिल्मी गाना है। आपने देखा अभी 3 गाने जो झपताल में थे,
और उसका विस्तृत जो भी चर्चा जो भी मेरे समझ में आया, जैसा भी, तो चूँकि ये शास्त्रीय संगीत में बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है और आपके बीच हमने रखने की कोशिश की। इसी के साथ मैं आज अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत बहुत धन्यवाद।